आज हम चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक है और पिछले 2 नाटक हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु जी के। सीरियल से सारी कक्षाएं चल रही हैं। इकाई 8 जो है आपकी हिंदी नाटक, उसको हम पढ़ रहे हैं और विभिन्न बिंदुओं को समेटते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का संपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण। तो इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय जानेंगे। जन्म इनका होता है 1889 में, 1889 में। 1937 में इनकी मृत्यु होती है। इनका उपनाम है कलाधर। चूंकि आप देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, नागार्जुन जी हैं, सबके अपने अपने उपनाम हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका उपनाम है कलाधर। इनकी जो रचना लेखन है वो ब्रजभाषा में है। पहले ये ब्रजभाषा में ही लिखते थे, बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं और जो गद्य साहित्य है उसको लिखना शुरू किया था। अगर नाटक की बात करें तो नाटक इनके पूछे जाते हैं सज्जन 1911 में आया था, कल्याणी परिणय 1912 जो नागरी प्रचारणी सभा और सभा से प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित 1913 में आया, करुणालय 1913 में ये गीति नाट्य है, राज्यश्री 1915 में, विशाखा 1921 में आया, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1923 में आया और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। ठीक है, लिखा गया था 1923 में लेकिन जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1927 में हुआ था। जनमेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931 जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा गया, ध्रुव स्वामिनी 1933, अग्निमित्र ये अपूर्ण इनका नाटक है। अगर चर्चा करें तो काव्य की, तो इन्होंने खंड काव्य, महाकाव्य, 2 तरीके के काव्य लिखे हैं। खंड काव्य में प्रेम पथिक आता है 1914 में और महाराणा का महत्व 1914 में। काव्य की तरफ चलते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने खंड काव्य 2 लिखे हैं, प्रेम पथिक 1914 में और महाराणा का महत्व 1914, ये दोनों ही 1914 में लिखे गए थे। महाकाव्य इनका है कामायनी, 1935 में आया था और इसमें 3 सर्ग लगे हुए हैं और तीनों जो हैं वो आपके सिलेबस में लगे हैं। कौन कौन से सर्ग हैं? पहला है आपका श्रद्धा, दूसरा लज्जा और तीसरा ईड़ा। ये तीनों सर्ग आपको पढ़ने हैं और तीनों की कक्षाएं मैं ले चुकी हूँ। कविता वाला पोर्शन मैंने जो आधुनिक काल की कविताएं हैं वो सारी समाप्त कर दी हैं। अब जो आपके जो पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, जो आदिकालीन जो कविताएं हैं उनको हम बाद की कक्षाओं में कंप्लीट करेंगे। मुक्तक काव्य देखें तो कानन कुसुम 1913 में आया, चित्राधार 1918 में। गीति काव्य देखा जाए तो इनके 3 गीति काव्य हैं। 1918 में आया था झरना, आंसू 1925 में और लहर 1933 में। इनका अनुक्रम लगाने को आ जाता है प्रश्न में, तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं उनको आपको ज्ञात करना है, साथ में समय भी आपको पता होना चाहिए। कहानी संग्रह की बात करें तो छपाई के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैसे? छाया 1912 में आया था, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ठीक है, तो छ पा ई इसके आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स तो बताती रहती हूं मैं, लेकिन आप स्वयं भी कुछ कुछ चीजों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उपन्यास देखा जाए तो 3 इनके उपन्यास है, कंकाल 1929, तितली 1934, ईरावती 1938। निबंध इनके हैं काव्य कला और अन्य निबंध। चंपू काव्य इनके 2 हैं। चंपू काव्य मतलब क्या होता है? गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। उर्वशी 1906 में आई थी और बभ्रुवाहन 1907 में। अब माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में? ये कहते हैं कि कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका प्रवर्तन है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कविता प्रसाद का प्यार है, गद्य उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आप माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों को जयशंकर प्रसाद के प्रति देख लीजिएगा, क्योंकि जो कथन वाले प्रश्न हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला जो देखते हैं बिंदु, कवि के रूप में वे छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिक्रिय हुए। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य रचना ब्रजभाषा की परंपरागत शैली से शुरू की, परंतु इस यात्रा का अंत खड़ी बोली की आधुनिक कविता में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हुआ है। और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, उन स्तंभों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदी नाट्य साहित्य में प्रसाद जी का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रसाद से पूर्व भारतेंदु युग में राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटक प्रचलन था, जिनके शिल्प में प्राचीन सांस्कृतिक नाटकों की छाया ही प्रमुख थी। उन्होंने न केवल योगीन धरातल पर उसके वर्ण विषय को ही बदला, वरन नाट्य शिल्प में भी अपनी समन्वयवादी दृष्टि से प्रभुत परिवर्तन कर एक नए युग को जन्म दिया, जिसे प्रसाद युग कहा जाता है।
जब नाटकों को पढ़ते हैं तो जो युग विभाजन है वो प्रसाद के युग के नाम से ही विभाजन किया गया है। वैसे तो हिंदी नाटक के जन्मदाता भारतेंदु थे, लेकिन हिंदी नाटक को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय प्रसाद जी को जाता है। प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में जिन नाटकों की रचना की, जिन्हें विषय वस्तु की तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? ऐतिहासिक नाटक, अर्ध ऐतिहासिक नाटक और काल्पनिक नाटक। तो राजश्री जो है वो आपका ऐतिहासिक नाटक है, 1915 में आया था। चंद्रगुप्त 1931 में, स्कंदगुप्त 1928 में, कल्याणी 1912 में, करुणालय 1912 और अजातशत्रु, ये जितने भी नाटक हैं ये ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। अब चलते हैं अर्ध ऐतिहासिक नाटक। ये जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में आया, विशाख 1921, सज्जन 1910-11 और ध्रुवसाम्नी 1933 में। तीसरा अगर देखें तो काल्पनिक नाटक एक घूंट 1929 में आया था और कामना 1923-24 में। ठीक है, तो ये जितने भी इनके नाटक हैं, क्योंकि आपके जो इनके 3 नाटक लगे हुए हैं, कौन कौन से? सबसे पहला चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसाम्नी, तीनों ही प्रसाद जी के नाटक हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। जो अर्ध ऐतिहासिक है उसमें आता है ध्रुवसाम्नी, बाकी जो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है वो आपका ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं, अगला बिंदु है सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रगुप्त नाट्य रचना प्रसाद की उत्तम रचनाओं में एक है। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित और इतिहास की 3 घटनाएं, कौन कौन सी? अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है। इतिहास की जो 3 प्रमुख घटनाएं हैं उसका समावेश देखने को मिलता है चंद्रगुप्त नाटक में। पहला है अलक्षेंद्र का आक्रमण, दूसरा है नंदकुल की पराजय और तीसरा है सेल्यूकस का प्रभाव। इस तर्क के आधार पर विभाजित है। यह नाटक मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा नाट्य रूप में कहता है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी भी कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी भी कहता है ना। तो जो शिखा खुल जाती है, शिखा वो नहीं बांधते हैं ना चाणक्य जी, तो ये पूरा ही इसमें दिखाया गया है, एक एक दृश्य के माध्यम से आपको दिखाया गया है इसमें, इस नाटक के माध्यम से। यह नाटक राजनीतिक, कूटनीति, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी कहता है। यह नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर, ठीक है, अलक्षेंद्र उनको बोला गया है, 3 नाम है, सिकंदर, अलेक्जेंडर या अलक्षेंद्र, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, के लालच कूटनीति को कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी भी कहता है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी भी कहता है। यह नाटक प्रारंभ में कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिलता है, इसको आप देखिए, पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका प्रकाशन कब हुआ, इनके कौन कौन से नाटक हैं और उसका जो समय है, और जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं ना वो आप डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी लिख दीजिएगा, जो चंद्रगुप्त नाटक है वो पहले कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। ठीक है, तो कल्याणी परिणय के नाम से कौन सा नाटक लिखा गया था? चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था। अब पात्रों की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र कौन है? तो पुरुष पात्रों में सबसे पहला तो चाणक्य है। चाणक्य, जिनका नाम दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, सभी को पता भी होगा। मौर्य समाज का निर्माता तथा एक ब्राह्मण जो प्रतिशोध चाहता है और अपना बदला, नंदकुल का जो बदला है वो चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से लेता है। दूसरा जो प्रमुख पात्र है और इसका नाम चंद्रगुप्त, जिसके नाम पे ये नाटक लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सम्राट है। नंद मगध सम्राट है, राक्षस है, मगध का अमात्य है राक्षस। वररुचि, कात्यायन इसका नाम है, वररुचि का, मगध का अमात्य है। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए पूछ भी सकते हैं। वररुचि का, जैसे चाणक्य का विष्णुगुप्त नाम है, वैसे वररुचि का कात्यायन शब्द प्रयोग हुआ है। बीच बीच में जब आप मूल नाटक पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। मगध का शक्टार मंत्री आम्भीग, ये तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालवगण का कुमार नेता तथा चंद्रगुप्त का सहपाठी और दोस्त। पर्वतेश्वर कौन है? पंजाब का राजा है, पोरस का। सिकंदर ग्रीक विश्व विजेता है। फिलिप सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनोसा क्रेटीज, ये सिकंदर का सहचर है। साइबर्टियस मेगस्थनीज यवनदूत हैं। देवबल और नागदत्त गण मुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। गांधार नरेश आम्भीग का पिता है और सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है और दांडायन एक तपस्वी है।
स्त्री पात्र को देखें तो अलका है, तक्षशिला की राजकुमारी है अलका। सुवासिनी शक्तार की पुत्री है और उसके गीत भी बीच बीच में आते हैं सुवासिनी के और मालविका के। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंध देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सिलिकस की पुत्री है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। समीक्षा देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा में। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास की पूर्व पीठिका के आधार पर एक ऐसे नाटक की रचना की है जो ग्रीक संस्कृति व भारतीय संस्कृति को उदात्तता का दर्शन कराती है। यह पूरा नाटक 4 अंकों में विभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप देखेंगे तो अभी हाल ही दिसंबर 2023 की परीक्षा में पूछा गया था और जिन्होंने पढ़ा था बहुत आसान उनको प्रश्न लगा था और ज्यादातर लोगों के ये प्रश्न सही भी हुए थे कि बताइए जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका जो चौथा अंक है उसमें कितने दृश्य हैं। तो 14 दृश्य हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट जितना आप बनाएंगे उतना ही फायदा आपको परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ तो आप इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प रूप में आपका जो सारगर्भित नोट है वही आपके लिए रामबाण है और वो आपके समझ लीजिए पूरी परीक्षा के हीरो होते हैं। यह पूरा नाटक 4 अंकों में विभाजित है। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, पहले अंक में कितने हैं, 11 हैं, दूसरे अंक में 10 हैं और तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। ठीक है, 11, 10, 9 और 14। इस प्रकार नाटक 44 दृश्यों में पूरा होता है। पूरे अगर दृश्यों की बात करें तो 44 दृश्यों में विभक्त है। नाटक को रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए जयशंकर प्रसाद गीत का उपयोग करते हैं। नाटक में कुल कितने गीत हैं, 11 गीत है। हो सकता है गीत ही पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कुछ गीत प्रेम के हैं तो कुछ देश प्रेम के। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। वही मैत्री, प्रेम और संघर्ष के बीज शुरू हो जाते हैं। अलक्षेंद्र का आक्रमण और नंदकुल का विनाश और संघर्ष से संबंधित समस्त पात्र का प्रवेश प्रथम अंक में दिखाया गया है। नंदकुल के सर्वनाश को योजना को चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आंभिक का सिंधु तट पर विरोध, दांडायन के आश्रमों में दोनों विरोधी वर्ग के लोगों का एकत्र होना, दांडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान दूसरों की दृष्टि में बढ़ जाना, मगध से लेकर गांधार तक की राजनीति स्थिति को प्रतिष्ठा प्रथम अंक में दिखाई गई है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो कंटेंट मैं दे रही हूँ इसको याद मत करिएगा। आप कोशिश करेंगे अरे याद कर ले, तो ये सब रटने की चीजें नहीं है, ये आपको समझने की चीजें हैं। ठीक है, समझ लीजिए। अच्छा देखिए, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अब जैसे मान लो मैंने बता दी 44 दृश्य हैं। ठीक है, पहले में कितने हैं, 11 हैं, दूसरे में 10 हैं, तीसरे में 9 हैं और चौथे अंक में 14 अंक हैं। ठीक है, तो ये जो 11 अंक हैं तो इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 11 के 11 नाम आप लिखे होने चाहिए। मैंने नोट किए थे जब मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो मैंने इसी प्रकार से नोट्स बनाए थे, है ना। भले ही आप पेड कोर्स ले लीजिए लेकिन जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक कोई भी भगवान भी नीचे उतर के आपको कंधों पे बैठा के आपका पेपर नहीं क्लियर करवा पाएंगे। ठीक है, जब तक आप स्वयं अपना एफर्ट नहीं डालेंगे। तो इसको कैसे करना है, मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहां से थोड़ा सा तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। वहां से जाके 11 के 11 नाम, फिर दूसरे अंक में 10 अंक है तो उसके नाम, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं उसके नाम और 14 अंक, ये सब लिख लीजिएगा। देखिए, याद करने को मैं नहीं बोलती हूँ लेकिन लिखने से भी चीजें आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसमें तो रहता ही और अनकॉन्शियस में वो चली जाती हैं। जब प्रश्न के रूप में वो अगर आपको देखने को मिलेगा तो जो अचेतन मन है वो ज्यादातर आपको सही ऑप्शन की तरफ ले जाएगा क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है उसको, है ना। और आप अपने नोट्स में लिख लेंगे तो बनी बात है आप 2 से 3 बार रिवाइज भी कर ले जाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि रिवीजन जो नोट्स हैं वो आपके हीरो हैं और उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। अगला बिंदु है पश्चिमोत्तर सीमा प्राप्त की राजनीति वस्तु स्थिति को स्पष्ट रूपरेखा द्वितीय अंक में देखी जा सकती है। ये एक तरीके से पूरा बता रहे हैं कि किस अंक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया को उद्धार करके उसका अपना बन जाना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना को यथार्थ स्थिति की जानकारी चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति आदि कई घटनाएं घटती हैं। इसमें भी घायल सिकंदर को जब चंद्रगुप्त प्राणदान देता है इस स्थल पर उसका व्यक्तित्व निखर उठता है।
समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र मगध पुनः बनता है। अपनी विद्या बुद्धि से चाणक्य चंद्रगुप्त को शक्ति संपन्न बनाकर नंद वंश के उन्मूलन में प्रवृत्त होता है। विद्रोहों की ज्वाला में नंद का सर्वनाश होता है और सभी लोग एकमत होकर चंद्रगुप्त को शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। अंत में चाणक्य के कुचक्र में फंसकर पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत हो जाता है तथा कल्याणी भी आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है और इसके बाद भी छोटे बड़े आंतरिक विद्रोह होते हैं, पर चाणक्य के सत्य प्रयासों से सारे शांत हो जाते हैं। राक्षस तथा सुवासिनी तथा चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया को प्रणय सूत्र में बांधकर वह राजनीति से संन्यास ले लेता है। इसी के साथ नाटक का अंत हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताया गया है। राजनीति दृष्टि से चंद्रगुप्त का समय पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या, फूट और झगड़ों का था। राजा नंद विलासी था जो सुरा सुंदरी में डूबा रहता था। राजा नंद और पर्वतेश्वर का विरोध था। तक्षशिला का राजकुमार शत्रु पक्ष यवनों का समर्थन करता है। छोटे छोटे अनेक गणतंत्र शासक थे, परंतु उनका मिलना सरल नहीं था। प्रजा के हृदय में राजा का आतंक छाया रहता था, पर सच्चा स्नेह, श्रद्धा और सम्मान का भावना था। सामाजिक दृष्टि से चंद्रगुप्त का समय अशांति और पारस्परिक कलह से युक्त था। ब्राह्मण और क्षत्रियों में पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष व संघर्ष का भाव सदैव रहता था। क्षत्रिय आंबिक ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित करता है तो क्षत्रिय नंद ब्राह्मण नाम से ही घृणा करता है। ब्राह्मण होने के कारण ही शक्टार के पुत्रों का वध नंद द्वारा करवाया गया। इतना ही नहीं, वह चाणक्य के पिता चणक को मगध से निर्वासित कर देता है। ब्राह्मण होने के कारण ही नंद चाणक्य का अपमान करता है और अंत में उसकी शिखा पकड़वा कर प्रतिहारी द्वारा बाहर निकलवा देता है। क्षत्रिय और शूद्रों का द्वेष भी दृष्टिगत होता है। पर्वतेश्वर नंद को शूद्र समझता है, इसलिए वह उसकी पुत्री कल्याणी से विवाह करना अस्वीकार कर देता है। धार्मिक दृष्टि से बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। दोनों धर्मों में विरोध था। अमात्य राक्षस बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो चाणक्य ब्राह्मण धर्म का समर्थक। राक्षस का मत था कि केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। इसके विपरीत चाणक्य का विचार था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। चाणक्य के अनुसार राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अगला बिंदु है, प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में विभिन्न परिस्थितियों का संगोपांग चित्रण करते हुए देश काल तथा वातावरण का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से तत्कालीन राजनीति की झांकी प्रस्तुत की है, जिसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक वातावरण स्वतः मुखर हो गया है। प्राचीन ऐतिहासिक नामों का उल्लेख करते हुए प्रसाद ने एक और ऐतिहासिकता की रक्षा की है, तो दूसरी ओर वातावरण में प्राचीनता की झलक मिलती है। यहाँ पे और होगा, ठीक है, ये वर्तनी की शुद्धि। एक और ऐतिहासिकता की रक्षा की है और तो दूसरी ओर वातावरण की प्राचीनता की झलक। प्रसाद द्वारा प्रणीत चंद्रगुप्त एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। इसमें नाटककार ने भारतीय इतिहास के मौर्यकाल का चित्रण करते हुए एक और इतिहास के अप्रकाशित अंश को प्रकाशित किया है, तो दूसरी ओर प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। सारांशतः हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद की प्रौढ़ रचना है। इसके कथानक में विविधता विद्यमान है। इसमें एक ओर भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता पर प्रभाव डाला गया है, तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया है। एक ओर नृशंसता, विलासिता और अयोग्य शासक के कुपरिणाम का उद्घाटन किया गया है, तो दूसरी ओर प्रेम, सौहार्द और मित्रता का पाठ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये हो गई समीक्षा। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त नाटक में है क्या। अब जो कथन है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं बताने वाली हूं कि कौन सा कथन किस अंक में आया और किसके द्वारा कहा गया है। पहला कथन है, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। प्रथम अंक में प्रथम दृश्य में चाणक्य का कथन है। अगला है, संसार भर को नीति और अशिक्षा का अर्थ मैंने यह समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ठीक है, यह समझा। प्रथम अंक में प्रथम दृश्य में चंद्रगुप्त कहता है। अब देखिए, अब याद कैसे हो, मूल टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से कहती हूँ कि मूल टेक्स्ट पढ़ लेंगे ना, तो आंख बंद करके भी प्रश्न अगर आ जाएगा ना, तो आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे और सही उत्तर के साथ में।
तीसरा है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। प्रथम अंक में प्रथम दृश्य में सिंहरण का कथन है। ये गीत है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्भ वहन करते, यौवन के धन रस कन भरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुंजारों में। पहला अंक दूसरा दृश्य सुवासिनी गाती है। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्म भूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। प्रथम अंक में पांचवा दृश्य है, चाणक्य ये कहता है। अगला है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले होगा, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष ना होगा। ये मतलब एक तरीके से श्राप देता है नंदकुल को, जब उसको प्रतिहारी घसीटते हुए उसकी जो शिखा होती है, चोटी जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण लोग रखते हैं, वो खींचते हुए उसको बाहर लेके जाता है, तब वो ये प्रण लेता है। प्रथम अंक में पांचवा दृश्य चाणक्य कहता है, एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। प्रथम अंक में सातवां दृश्य चाणक्य कहता है। अगला है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। प्रथम अंक में सातवां दृश्य चाणक्य कहता है, और ये इंपॉर्टेंट कथन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। प्रथम अंक में सातवां दृश्य है, चाणक्य कहता है। ये समझे जो है ये यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, ठीक है। अगला है, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। प्रथम अंक में आठवां दृश्य है, अलका कहती है। अगला है, भूमा का सुख और उसकी महता का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। प्रथम अंक 11वां दृश्य दांडायन कहता है, और प्रथम अंक का 11वां दृश्य जो है वही आपका अंतिम दृश्य है। अगला है, तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। अंक 1 दृश्य 11 दांडायन कहता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। द्वितीय अंक प्रथम दृश्य कार्नेलिया कहती है। 14वां वक्तव्य है, प्रथम यौवन मदिरा में से मत, प्रेम करने की थी परवाह और किसको देना है, हृदय चीनने की ना तनिक थी चाह। द्वितीय अंक 5वां दृश्य अलका कहती है। अगला है, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। तृतीय अंक दूसरा दृश्य चाणक्य। मैं देखती हूं कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। तृतीय अंक दूसरा दृश्य कार्नेलिया। अगला है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, शानदार कथन है, जीवन का एक यथार्थ है ये भी। और तृतीय अंक में छठा दृश्य है, चाणक्य के द्वारा कहा गया है। ईश्वर ने जब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। तीसरा अंक दृश्य 9 चाणक्य। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये जितने भी वक्तव्य मैं पढ़ रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, इतना याद रखिएगा, चाहे वो मिलान वाले प्रश्न में आए हो चाहे वो डायरेक्ट प्रश्न बने हो। तो इसी वजह से आप इन तीनों नाटकों को, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामने, इन तीनों नाटकों को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपके पसंद के हों चाहे ना हो। ये ऐतिहासिक नाटक है, इसलिए बहुत से लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, लेकिन ये पढ़ना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाटकों की श्रेणी में ये तीनों नाटक आते हैं। ठीक है, ये मोती वाला भी पढ़ लिया। चतुर्थ अंक में प्रथम दृश्य चाणक्य के द्वारा कहा गया है। 20वां कथन है, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। चतुर्थ अंक में चतुर्दृश्य में चंद्रगुप्त कहता है।
आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कभी नहीं, फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। चतुर्थ अंक, चतुर्थ दृश्य, चंद्रगुप्त कथन। अगला है, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग। ये मालविका गाती है, ये गीत है। चौथे अंक में चौथा दृश्य है मालविका के द्वारा। अगला है, मैं ब्राह्मण हूं। देखिए, जो ब्राह्मण शब्द आ जाए ना तो आप तो वैसे ही सही कर लेंगे कि चाणक्य का कथन है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण मैं, चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था, शस्य श्यामलता कोमला विश्व भरा मेरी शैया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था। चतुर्थ अंक में पांचवा दृश्य है। अगला है, हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। चतुर्थ अंक में छठा दृश्य है, अलका गाती है। अगला है, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। चतुर्थ अंक छठा दृश्य सिंहरण के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका आज ये 25 कथन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। इनको आप एक दो बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और हो सके अभी समय है, जितने भी नाटक 14 नाटक लगे हैं उन नाटकों को पढ़ डालिए, क्योंकि देखिए एक बार अपने हार्ड वर्क कर ली ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं, पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो आपको रिविजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगे रहिए, सफलता मिलनी निश्चित है। और कोशिश कीजिए कि जो नोट्स हैं उनको कम से कम आप जब नोट्स कंप्लीट हो जाए आपके तो उसको एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम पर तो आपकी प्रश्नोत्तरी चल ही रही है, प्रश्नोत्तरी करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, तभी उनका फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी को धन्यवाद।